भरत अपने माता पिता के साथ मिलकर रहता था। कहने को माता पिता के साथ मिलकर तो रहता था, लेकिन भरत की वो असली माँ नहीं थी। दरअसल बात ये थी कि भरत जब बहुत छोटा सा था तभी उसकी माँ मर जाती है। तब भरत का पिता दूसरी लड़की से शादी कर लेता है और उसी का नाम देवकी था। देवकी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। कहने को उसकी सौतेली माँ जरूर थी, लेकिन भरत को अपनी सगी माँ से उसने कुछ कम प्यार नहीं किया था। हमेशा से ही भरत का बड़ा ख्याल और उसको बहुत ज्यादा प्यार करती थी। देखते ही देखते भरत बड़ा हो गया था, लेकिन अच्छे से पढ़ाई तो कर रहा था। देवकी के भी अब 3 बच्चे हो गए थे। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। देखते ही देखते सारे लोग ऐसे ही बड़े होते गए। एक बार की बात है कि भरत का पिता अचानक ही बीमार हो जाता है। इलाज करवाने के बाद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, जिससे वो अपने आप के बारे में ये सोचता है कि वो अब दुनिया छोड़कर चले जाने वाला है। ये सोचकर बड़े बेटे भरत को उसके पास बुलाता है। बेटा भरत, तुम इस घर के बड़े बेटे हो। मुझे बहुत डर है बेटा कि मेरी तबीयत तो बहुत खराब है ना। मुझे लग रहा है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। बेटा, मुझसे तू एक वादा कर कि मेरे जाने के बाद मेरे पीछे घर का तू पूरा ख्याल रखेगा, घर की पूरी जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि तू ही मेरा एक बहुत बड़ा भरोसा है बेटा। तू ही मेरा बड़ा बेटा है और तू ही मेरी हिम्मत है। वादा कर बेटा कि जो मैं चाहता हूँ तू वो करेगा। भरत के पिता ने ये सारी बातें जब भरत को बताई थी, तब भरत की उम्र सिर्फ 16 साल थी। पिता की कही बातें सुनकर भरत बहुत घबरा जाता है, लेकिन घर में बाकी सारे लोग बहुत जोर जोर से रो रहे थे, जिसको देखकर घबराता हुआ ये कहता है, अरे पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है, मैं तो सब लोगों को बहुत प्यार से संभाल लूंगा, लेकिन सबसे पहले आप ठीक हो जाइए, उसके बाद में हम ये सारी बातें कर लेंगे। पिताजी, आप पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और कुछ देर के लिए सो जाइए। नहीं बेटा नहीं, मुझे पता चल गया है। अब मेरे पास और समय नहीं है। मैं अब इस दुनिया से जाने ही वाला हूँ, लेकिन मेरी एक ही इच्छा है कि तुम सभी लोग हमेशा एक बनकर साथ रहो। कभी इस घर को टूटने मत देना बेटा। इतनी बात कहकर भरत का पिता भगवान को प्यारा हो जाता है। तब से लेकर भरत घर की पूरी जिम्मेदारी निभाने लगता है। सारी की सारी जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर पड़ जाती है। वो एक छोटा सा काम करना शुरू करता है, जिससे परिवार का पोषण करता था। दोनों छोटे भाई और एक बहन, तीनों को ही वो पढ़ाया करता था। जितना पैसा भी वो कमाता था, उन्हीं में उनके घर का पोषण होता था। देखते ही देखते वक्त बढ़ता गया। अब भरत की उम्र शादी की हो गई थी, जिससे देवकी ने भरत की शादी कर दी। भरत की पत्नी का नाम कीर्ति था। वो लड़की भी बहुत ही सुलझी हुई मन की थी। हर बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझती थी। घर और परिवार को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ संभाल लिया करती थी। जितना भी उनके पास होता था, उतने में ही खुशी खुशी रहा करती थी। एक बार की बात है कि भरत का छोटा भाई उसके पास आता है और उससे कहता है, भैया, मुझे आपसे एक बात कहनी है। वो असल में बात यह है कि यहाँ तो मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी भैया। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे अमेरिका जाना होगा। अगर मैं 3-4 साल की पढ़ाई वहाँ कर लूँगा तो जैसी नौकरी मैं यहाँ चाहूँगा, मुझे वैसी ही नौकरी यहाँ इंडिया में मिल जाएगी भैया, जिससे हमारी सारी परेशानियाँ दूर भी हो जाएंगी। और उसके बाद हम छोटे को भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और बहन की शादी भी बड़ी धूमधाम से करवाएंगे। और हाँ, इतना ही नहीं भैया, आपके बच्चे तो अभी छोटे हैं ना। जब तक वो बड़े हो जाएंगे तब तक हमारे घर की सारी परिस्थिति हम बदल देंगे और उनको भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे भैया। अरे वो सब तो ठीक है रवि बेटा, लेकिन तुझे अमेरिका भेजने के लिए बहुत पैसा चाहिए। वो लड़का इतना पैसा कहाँ से लाएगा? कब से हमारे लिए इतनी मेहनत करता है, वो खून पसीना एक करता है हमारे लिए। इतनी मेहनत करके हमारा सारे लोगों का पोषण करता है ये लड़का, और कितनी मेहनत करेगा? नहीं रवि, तू एक काम कर, कोई अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है।
यहीं पे कोई काम ढूंढ लेना, समझ गया ना? अरे माँ, तुम चिंता मत करो माँ, हम देखते हैं कि हमसे क्या बन पड़ेगा। वो हम रवि के लिए जरूर करेंगे माँ। वैसे वो भी तो ठीक ही कह रहा है, अगर वो विदेश जाकर पढ़ाई करेगा तो उसे यहाँ पर बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी माँ, जिससे हमारी घर की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इस तरह भरत की माँ उससे इनकार करती है और ये कहती है कि अब उसके बेटे को अमेरिका भेजने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे जितना बन पड़ रहा है उससे भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तुम्हें और मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे लिए खून पसीना एक करके इतनी मेहनत करते हो, अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम कैसे संभालोगे? ये सारी बात सुनकर भरत अपनी माँ को रोक लेता है और कहता है कि नहीं माँ, जो कुछ भी छोटा भाई कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अगर जैसा वो चाहेगा हम वैसा करेंगे तो शायद हमारी घर की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। ये कहकर अपने भाई को अमेरिका भेजने की वो पूरी कोशिशें करना शुरू करता है। सारे गांव में जितने भी लोगों को जानता था सभी से पैसा उधार मांगने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसको कहीं भी किसी से भी पैसा उधार नहीं मिलता, जिससे बहुत देर कोशिश करने के बाद वो थका हारा घर पहुंचता है और माँ को समझाता है कि किसी भी तरह छोटे भाई की जिंदगी को बनाकर ही रहेंगे। इतनी बात कहकर वो अपनी माँ को समझा लेता है और इस बात के लिए राजी कर लेता है कि उनके घर के कागजात गिरवी रखते हैं और उन पैसों से छोटे भाई को अमेरिका भेजते हैं। इस बात के लिए मनवा लेता है और वो वैसे ही कर भी देता है। उसका छोटा भाई पूरे 3 साल की पढ़ाई पूरी करता है और फिर वापस इंडिया पहुंचता है, लेकिन आते समय उसके साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम स्नेहा था। माँ, भैया, ये स्नेहा है और मैं और स्नेहा अमेरिका में एक ही साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे थे। हम लोग एक दूसरे को चाहते हैं भैया, और हम दोनों चाहते हैं कि अगर आपकी अनुमति हो तो एक दूसरे से शादी कर ले। तब तक तो उनके घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, क्योंकि रवि के मन में भी कोई खोट नहीं था। वो बिल्कुल सीधी सोच का लड़का था। लेकिन स्नेहा के जिंदगी में आने के बाद रवि थोड़ा थोड़ा बदलने लगा, क्योंकि स्नेहा का मन और दिमाग कुछ अलग तरीके का होता था। स्नेहा बहुत ही अमीर खानदान की लड़की थी, इसलिए स्नेहा और रवि की शादी के बाद स्नेहा बहुत ही महंगी महंगी चीजें अपने साथ ससुराल लेकर आती है। इधर भरत के बच्चे बहुत छोटे छोटे से थे, जिनको ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगने लगी। और एक बार की बात है कि दोनों बच्चे उसके कमरे में टीवी देखने के लिए चले जाते हैं और फिर रिमोट के लिए दोनों भाई बहन झगड़ा करने लगते हैं, जिसको देखकर स्नेहा वहाँ बहुत ही गुस्से के साथ पहुँचती है और उन बच्चों से कहती है, अरे तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुमको मेरे रूम में किसने आने दिया? और क्या ये रिमोट लेकर क्यों झगड़ा कर रहे हो? अगर मेरी टीवी तुम्हारी वजह से खराब हो जाएगा तो कौन वापस ला कर देगा? हाँ? इस तरह स्नेहा उन बच्चों को बहुत ज्यादा झिड़कती, गालियां देती और फिर कभी कभार तो मार भी दिया करती थी, जिसको देखकर उसका छोटा देवर नंदू वहां पहुंचता है और फिर उसकी भाभी से कहता है, अरे भाभी, ये आप क्या कर रही है? बच्चों को आप मार क्यों रही है भाभी? ये तो छोटे बच्चे हैं भाभी, इनको हमारा उनका इन बातों में फर्क ही नहीं पता भाभी। आप तो बड़ी है ना, आपको समझना चाहिए ना भाभी। नंदू की ये सारी बातें सुनकर स्नेहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके पति के घर आने का इंतजार करती है। जैसे ही रवि घर पहुंचता है तो ये सारी बात उसके पति को बता देती है। जितना नंदू ने कहा था उतना ही नहीं, बल्कि और बहुत सारी ऐसी बातें उसको बोलती है जो कि नंदू ने उससे कही ही नहीं थी। ये सारी बातें सुनकर रवि ये समझ बैठा कि जिस घर में उसकी पत्नी की इज्जत नहीं होगी, जिस घर में उसकी पत्नी का इतना अपमान होगा, उस घर में वो अभी नहीं रहेगा। ये सोचकर दोनों पति पत्नी अलग घर में चले जाते हैं और फिर अपना एक नया घर बना लेते हैं। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। एक बार की बात है कि रवि कहीं बाहर जा रहा होता है और तभी उसकी कार से एक आदमी को धक्का दे देता है और एक्सीडेंट की वजह से वो आदमी बहुत ज्यादा जख्मी भी होता है। खून बहने लगा, जिसको देखकर रवि घबरा जाता है और उस आदमी को अस्पताल लेकर पहुंचता है।
डॉक्टर्स ने उस आदमी को देखकर रवि से ये कहा कि ये तो एक्सीडेंट का केस है, वो लोग ऐसे ही उस पेशेंट को अपने अस्पताल में भर्ती नहीं कर पाएंगे, उसको पहले पुलिस वालों को इत्तला देनी पड़ेगी, तभी जाकर ये लोग उस मरीज का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ये बात कहने के बाद रवि बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसको समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करे। किसी तरह रवि के बड़े भाई यानी भरत को ये बात पता चल जाती है कि उसका छोटा भाई इस तरह की हालत में फंसा हुआ है। ये बात पता चलते ही भरत उसके पास भागता हुआ पहुंचता है और भाई को दिलासा देता है। देख रवि, तू बिल्कुल घबराना मत, बिल्कुल शांति से रह। अगर सच में पुलिस आ गई, तुझसे कुछ पूछताछ की तो कह देना कि तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि वो एक्सीडेंट तो मैंने किया है। तू सारा इल्जाम मुझ पर डाल दे, समझ रहा है ना? जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा करना। लेकिन भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं भैया, गलती मैंने की है तो इसकी सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। नहीं भैया, मैं इस बात के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। गलती मैंने की है भैया, सजा आपको कैसे मिलेगी? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपके भैया कह रहे हैं ना कि अगर पुलिस आए तो पुलिस को यही बात कहना, तब जाकर हम चैन से जिएंगे और जाकर आपके भैया जेल में सड़ेंगे। याद रखिए जी, अगर सच में पुलिस आ गई तो वैसा ही कहना जैसा आपको कहने के लिए आपके भैया ने कहा है। भरत बहुत सोच समझकर एक फैसला लेता है। सोचता है कि रवि के ऊपर कोई भी ऐसा इल्जाम ना पड़े जिससे उसकी जिंदगी में कोई भी तूफान आ पड़े। इसलिए उस मरीज के घर वालों से जाकर बात करता है और जो भी नुकसान उसका हुआ था उसकी पूरी की पूरी भरपाई भरत कर लेता है और ये बात उन लोगों से कहता है कि रवि पर कभी कोई पुलिस केस या फिर उस पर कोई भी लोग उंगली उठा न सके, ऐसा कुछ कीजिए। इतना कहकर जितना पैसा उन लोगों ने मांगा था भरत ने उन लोगों को दे दिया था। और इधर रवि की पत्नी स्नेहा का व्यवहार रवि अच्छे से जान लेता है कि स्नेहा हमेशा सिर्फ अपने बारे में और खुद का फायदा ही सोचने वाली लड़की है। उसी की वजह से उनका घर आज ऐसे टूटकर बिखर गया है। ये बात जानने के बाद रवि को अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको चाटा भी लगा देता है। दोनों पति पत्नी की बातें ऐसे ही चल रही थी कि वहाँ भरत पहुँच जाता है। भरत को देखते ही रवि की आंखें भर आती है। वो फौरन ही अपने भाई से माफी मांगता है, जिसको देखकर स्नेहा को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। स्नेहा भी भरत से पूरे मन से माफी मांगती है और भरत भी छोटे भाई और उसकी पत्नी दोनों को ही दिल से माफ कर देता है और सारे लोगों को फिर से अपना लेता है। तब से लेकर उनका परिवार फिर से जुड़ गया था और एक साथ मिलकर प्यार और भरोसे के साथ खुशी खुशी जीने लगे।